नमस्कार, मैं आशुतोष शर्मा स्वागत करता हूं आपकी इस खास प्रोग्राम और आज के इस खास प्रोग्राम में ऐसी खास शख्सियत को हम आपसे मुखातिब करने लाए हैं जिनके बारे में इतना ही कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में अगर राजनीति की बात होती है तो आप इनका विरोध कर सकते हो, आप इनका सपोर्ट कर सकते हो, लेकिन आप इन्हें इग्नोर तो बिल्कुल नहीं कर सकते। जी हाँ, हमारे साथ हैं बहादुर जी। सर बहुत नमस्कार आशुतोष जी। पहला ही प्रश्न, वो जो आमतौर पर दर्शक अभी थोड़ा बहुत नहीं जानते होंगे राजनीति के बारे में, तो आपके जीवन में बहुत सारी बातें उन्होंने सुनी होंगी और जानने की कोशिश भी की होगी। वो दिन जब आपका कहीं बचपन गुजरा होगा, कहाँ का वो परिप्रेक्ष्य था, कैसे वो लोग थे जिनके साथ में आप चले, थोड़ा सा बचपन के बारे में बताइए। मैं 6 महीने का था जी। मेरा जन्म बिहार के सीतामढ़ी जिले में हुआ है, मेरे अपने गांव में, कुरियाही गांव है मेरा। मेरे फादर जालान ग्रुप के जीएम थे बॉम्बे में। मेरी माँ मुझे 6 माह का जब हुआ तो बॉम्बे चला गया और मैंने कभी कल्पना नहीं थी कि मैं राजनीति के क्षेत्र में आऊंगा, पत्रकार बनूंगा। मैं वहां पढ़ता था बांद्रा में, मैं ईस्ट में रहता था, बांद्रा ईस्ट में, और वहीं बगल से हमारे कलानगर में शिवसेना के ठाकरे जी भी रहते थे। उद्धव ठाकरे के पिताजी बिल्कुल बाल ठाकरे जी। मराठी में वहीं से बोलता हूँ, गुजराती में वहीं से बोलता हूँ, क्योंकि एक कंपलसरी सब्जेक्ट हुआ करता था मराठी। तो मेरा बचपन बीता है मराठियों के बीच में, गुजरातियों के बीच में और मारवाड़ियों के बीच में। लेकिन अचानक मैं 16-17 साल का हुआ तो नेशनल कॉलेज में एडमिशन लिया मैंने बांद्रा में। तो बाल स्वयंसेवक था मैं, बांद्रा शाखा में जाता था। यानी आपने शुरुआत में ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक को छोटेपन से, बाल्य अवस्था से जाता, जब मैं 8 साल का था, और तब से लेकर अब तक। अब वहां चला गया तो आपातकाल लग गया। आपातकाल में मुझे इंदिरा जी की कृपा से ग्वालियर आना पड़ा। मेरे बहनों ही रहते थे ग्वालियर में, लेकिन थोड़ा उनके मन में लगा कि कहीं अपने को नहीं जाना पड़े जी। वो कृपा दृष्टि भी थोड़ी सी बतलाइए, जो आपने कहा कि इंदिरा जी की कृपा से मैं ग्वालियर आया, तो ये जो कैसी कृपा हुई कि आपको राजनीति में भी लेके आई? मूवमेंट ऐसा चला कि मूवमेंट में हम पर वारंट निकला तो हम आ गए सुरक्षित स्थान। बहनोई का था, लेकिन बहनोई भी चले गए। जालान अपना जियाजीराव कॉटन मिल छोड़कर एम्पायर डाइंग में चले गए। वो एम्पायर डाइंग में गए तो मैं अकेला रह गया। तो मुझे मध्य प्रदेश में सबसे पहले मेरा संपर्क आया कृष्ण मुरारी मोघे जी से, जो आज भी यहाँ हैं, इंदौर में रहते हैं जी। वो मेरे जिला प्रचारक थे वहां पे ग्वालियर। धीरे धीरे मैं चलता गया। फिर मैंने तय किया अब मैं कहीं लौट कर नहीं जाऊंगा, मध्य प्रदेश में रहूंगा। फिर धीरे धीरे मैं आपातकाल का शिकार हुआ जगदीश गुप्ता जी के साथ। फिर आगे बढ़ता गया, फिर आपातकाल हटा तो मैंने इसी बीच में एडमिशन लिया। फिर मैंने बीएससी किया, MA किया, LLB किया, और उसके बाद मैंने विल्सन कॉलेज से पत्रकारिता का कोर्स किया। आपकी लेखनी के बारे में ही हम बात करेंगे। जब आप एक बतौर पत्रकार अपने आप को स्टैब्लिश कर रहे थे, कहते हैं कि आपकी लेखनी में वो धार थी कि सर अच्छे नतमस्तक हो जाते थे। नहीं देखिए, बड़ी चर्चाएं हैं, अगर आप उस पर गूगल मेरा एक स्वभाव था जी, खबर की मौत नहीं होनी चाहिए। हम स्वदेश जैसे अखबार में थे, जो विचारधारा का अखबार है। विचारधारा की प्रतिबिंब दिखना चाहिए संपादकीय और लेख में। हम खबरों में सबको महत्व देते थे, खबर की मौत नहीं होती थी। और मैं ऐसा मानकर चलता हूं कि अगर खबर है जो जनहित में है, हम किसी के विरोधी कभी नहीं रहे, तो खबर की मौत नहीं होनी चाहिए। आज भी मैं मानता हूं कि जो खबर को खाते हैं वो पत्रकार नहीं हो सकते, वो अखबार चलाने वाले मालिक नहीं हो सकते, क्योंकि खबर की मौत नहीं होती। खबर या तो पाक्षिक में छपेगा, 3 महीने बाद छपेगा, त्रैमासिक में छपेगा, खबर तो छपती ही है। बिल्कुल, क्योंकि वो खबर है और खबर का अंतर्निहित है कि उसकी मौत नहीं होती। और इसलिए जब मैं निकला तो उस समय घटनाएं भी ऐसी होती थी। मैंने अपनी आंखों से स्वदेश में पान सिंह तोमर का इंटरव्यू छापा था। बिल्कुल, मैंने एक नहीं अनेक ऐसे, मैंने मलखान सिंह का, साक्ष का, फूलन देवी का, किसी को जो इंटरव्यू नहीं मिला वो मुझे मिला। तो स्वदेश में, और वो एक पॉलिटिकल वो भी था, अटल जी वहां से चुने गए थे 1971 में। तो वो केंद्र था राजनीति का बहुत बड़ा। मध्य भारत की राजधानी भी थी ग्वालियर। तो ऐसे करते करते, और मैं मित्रों के साथ आगे बढ़ा हूं, मैं विचारधारा के साथ आगे बढ़ा हूं। मैंने कभी समझौता नहीं किया। मेरे मित्र लोगों ने बहुत सहयोग किया। मैं कब मेरे बाल सफेद हुए और कब काले थे, कब मैं युवा था और कब प्रौढ़ हुआ, मैं विस्मृत होकर काम करता हूँ, जुनूनी काम करता हूँ। ग्वालियर
वह क्षेत्र जहां कहते हैं कि बीहड़ में बागी होते हैं, डकैत तो होते हैं पार्लियामेंट में, तो वो बागी विचारधारा आपको कहां पार्लियामेंट में लेके आ गई? नहीं, अब देखिए क्या होता है, धीरे धीरे मैं कुशाभाऊ ठाकरे आए, माननीय सुरेश सोनी जी आए, मैं संघ के संपर्क में था। यहाँ 93 में सरकार चली गई पटवा जी की, तो लोगों को लगा कि मीडिया इंचार्ज बनाना चाहिए, तो मैं भारत का पहला मीडिया इंचार्ज के रूप में भारत का पहला मीडिया मध्य प्रदेश का, वाह, पहला, और मैं मीडिया लेकर आया। फिर धीरे धीरे बात बढ़ती गई, तो ये सिलसिला चला और लोगों को पसंद भी आया। और मैं मीडिया में जब तक रहा तो मैंने मीडिया में कभी अपना कोई बयान नहीं दिया, कभी इंटरव्यू नहीं दिया, क्योंकि मैं तो नेताओं के लिए लाया गया था कि नेताओं को क्या बोलना चाहिए, किस विषय पर बोलना चाहिए, कौन सी खबर बनेगी, क्योंकि मैं एक अखबार से आया था। तो मैंने अपने को नेपथ्य में रखा और नेपथ्य का पथ ही मुझे आगे लाया। फिर ठाकरे जी, अन्य लोगों की कृपा हुई, फिर मैं दिल्ली गया। मैं 12 साल मध्य प्रदेश के कार्यालय में रहा हूँ, 10 साल भोपाल दिल्ली के कार्यालय में रहा हूँ, 12 साल में ग्वालियर, 34 साल तो मैंने कार्यालय में नहीं अपनी जिंदगी काटी है। तो इसलिए मैं घुल मिल गया और मुझे मेरे विचारधारा ने पाला है, पोसा है, बड़ा किया है, इसलिए मैं कभी अन्य चीजें सोचता ही नहीं। अब हम आपसे वह सवाल करने वाले हैं जो हमारे दर्शक चाहते हैं कि ये होना ही चाहिए। मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, उपचुनाव होने वाले हैं, और जहां से आपने अपनी राजनीतिक सफर की शुरुआत की थी, वहां मध्य प्रदेश में भाजपा को दम दिखानी होगी। तो क्या योजना है, रणनीति है, किस तरीके से आप अपने आप को मेंटेन कर रही है पार्टी? देखिए, पार्टी दमदारी से लड़ती है। चुनाव में जीत हार एक अलग पहलू लगता है। हम पहले भी मजबूत थे, अगर मजबूत नहीं होते तो ज्योतिरादित्य जी चुनाव हारते क्या? कहीं ना कहीं मजबूत है, और निश्चित तौर पर नरेंद्र मोदी के वेव में, आंधी में सब धराशाही हुए, लेकिन हम कमिटेड वर्कर हैं, प्रतिबद्ध वर्कर हैं। पार्टी ने जब तय कर दिया कि ज्योतिरादित्य जी भारतीय जनता पार्टी में आ गए, उसके बाद हम अतीत की आंखों से चर्चा नहीं करते। राजनीति में हम वर्तमान की आंखों से चर्चा करते हैं। अब मुझसे आप कहेंगे कल प्रभात जी आप ये बोलते थे उनके बारे में, ये हो, तो मैं कुछ भी सुनता नहीं। हाँ, राजनीति वर्तमान की राजनीति तो वर्तमान में होती है, इसलिए मैं खुले दिमाग से सोचता हूं कि नाउ ज्योतिरादित्य सिंधिया इज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड नाउ ही इज ए मेंबर ऑफ भारतीय जनता पार्टी। बिल्कुल, हम सहोदर हो गए विचारधारा से, और सहोदर में सद्भावना होती है, संवेदनशीलता होती है, सहानुभूति होती है, विरोध नहीं होता है। तो फिर हम क्या देखें, उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के जो मेंबर होंगे वो चुनाव में जो उम्मीदवार होंगे वो जीत का परचम लहराएंगे? आशुतोष जी, लड़ाई टफ होगी, लेकिन कांग्रेस विहीन है ग्वालियर चंबल संभाग, कोई नेता नहीं। दिग्विजय जी के बारे में सबको पता है, उन्होंने भी अपने पिता पुत्र की राजनीति की। बिल्कुल, अब देखिए वो तो सफल हो गए ना। वो चाह रहे थे कि ज्योतिरादित्य जी राज्यसभा में नहीं आए, तो वो तो आ गए। वो चाहते थे कि उनका बेटा भी मंत्री बन जाए, तो मंत्री भी बन गया बेटा। वो चाहते थे ज्योतिरादित्य सिंधिया पार्टी छोड़ दे, तो पार्टी छोड़ दी उन्होंने। अब अकेला बन गए, बच गए वो, और अब वो उस ढलान पर हैं जिस ढलान पर लोग राजनीति में उतरते हैं, चढ़ते नहीं। और इस सच्चाई, ये प्रकृति प्रदत्त प्रसाद है, ये प्रकृति का प्रदत्त है कि अगर मैं 70-80 साल का हो जाऊंगा तो निश्चित तौर पर मैं ढलान पर आऊंगा, उठान पर तो अपवाद कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए अब उनके पास कोई नेता नहीं बचा हुआ। अब कमलनाथ जी के बारे में मेरी स्पष्ट मान्यता प्रारंभ से है, मैं उनके साथ भी रहता हूं, तो कहता हूं उनको कभी कभी कि आप नेता कम, उद्योगपति ज्यादा है। उनकी छवि नेता की कभी बनी ही नहीं, और इसलिए जनता उसको स्वीकार नहीं करती। ठीक है, 10-5 सीटें बीजेपी से आप ज्यादा ले गए, हम 109 पर थे, आप 112 पर थे, आपने सरकार बना ली, आपको बुला लिया, निर्दय ने बसाया, लेकिन पहले दिन से ही विकलांग सरकार थी। और दूसरा, 1.5 साल में लोगों को याद आया शिवराज सिंह चौहान मामा, और एक दिन भी शिवराज सिंह चौहान बैठे नहीं, रात दिन मेहनत की। इसलिए लोगों को एहसास हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी ही मूल सत्ता में जनता की सेवा करने के लिए रहना चाहिए। लेकिन आपने तो उनकी सुरक्षा ही हटवा दी है, उनके बेटे की सुरक्षा नहीं बची है, उनके लेवल कम कर दिया है, श्रेणी कम कर दी है, कमलनाथ जी के बेटे की, सांस नकुलनाथ जी की। और यहाँ बंगला खाली कराने की भी राजनीति चलती है कि अब चलिए साहब बंगला खाली कर दीजिए। तो नहीं, देखिए नकुलनाथ जी को बंगला मिला है, मेरे बगल वाला बंगला जो है वो उनको ही मिला है।
यहाँ के मंत्रियों से कहा जा रहा है कि बगला खाली करें। अब मंत्री तो हमारे मंत्रियों को खाली नहीं कराया गया, सारे मंत्रियों ने खाली किया। गौरी शंकर जी बिसेन ने खाली किया, अंतर सिंह जी, जितने लोग मंत्री विधायक थे, विधायक जीते, सबका खाली हुआ। ये तो परम, देखिए बंगला स्थायी है, हम और आप सब अस्थायी हैं। जब रहेंगे तो मिलेगा, नहीं रहेंगे तो नहीं मिलेगा। इसके लिए उसके प्रति आसक्ति होना, तो इतनी आसक्ति तो कभी नहीं रखनी चाहिए। आखिरी क्वेश्चन हम आपसे करते हैं। एक बड़ी अच्छी लाइन मुझे याद आती है कि वो साहिबे मसलत थे अब नहीं होंगे, किराएदार हैं, जाति मकान थोड़ी है, सबको बदलना है। आप क्या देखते हैं कि अब आगे क्या सोचा है कि राजनीति के बाद अब क्या करना है, क्योंकि आपने कई सीढ़ियां बदली हैं। देखिए मैं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी हूं, मैं अपने बारे में कभी विचार नहीं करता, मैं कभी सोचता ही नहीं है कि हमें ये करना है। इसलिए कि जो कराना है दो लोग कराते हैं, एक भगवान और नीचे विचारधारा के लोग। जो मेरी भूमिका, मेरी भूमि कुछ है ही नहीं, अपनी भूमि है ही नहीं, वो भूमि पार्टी की है। और मैं तो जो पार्टी कहती हूं मैं कहां हूं, भूमि मेरी नहीं है, मेरी अपनी कोई औकात नहीं है, मेरी अपनी कोई इच्छा ही नहीं है। जो पार्टी कहती है वही मैंने आज तक शुरू से अंत तक किया है। निर्णय के पहले सारी बात करता हूं, निर्णय के बाद सिर्फ निर्णय फॉलो करता हूं। जैसी फूक मारे मैं वैसी सुर निकालूं, मैं बांसुरी की भूमिका में रहता हूं, मुझे कोई लेना देना नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं कि बांसुरी ने कहा एक बार कि मैंने तन छोड़ा, कुल छोड़ियो तन कटायो। मैंने बांस का बीट छोड़ा, कुल छोड़ दिया मैं, बिल्कुल। फिर तन कटायो, पूरे तन को कटाया। फिर उसके बाद भी कृष्ण भगवान नहीं माने तो अंग अंग में छेद कराए, पूरे शरीर में छेद हुआ। और उसके बाद मैंने भगवान से कहा कि हे कृष्ण, तू जैसी फूक मारे मैं वैसी सुर निकालूं। मेरी विचारधारा मुझे जो कहती है, मेरी पार्टी जो कहती है, जैसी फूक मारेंगे वैसी सुर निकालूंगा मैं, मेरा अपना कुछ भी नहीं। तो ये थे हमारे साथ प्रभात झा जी, जिन्होंने साफ कर दिया है कि पार्टी की विचारधारा जैसा काम देगी वैसा करते जाएंगे। लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं, चाहे पत्रकारिता से जुड़े हुए लोग हो या राजनीति के जीवन में आने वाले, ये अपने आप में एक विचारधारा है। अगर आप इन्हें फॉलो करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको बगहराई की बातें मिलेंगी, जो तथ्यों के साथ परोसने से आप अपने जीवन में बहुत कुछ बदल जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो में आने के लिए और इतनी पॉजिटिव बातें साझा करने के लिए।